हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप अच्छी होंगी, खुश होंगे। तो जो पाठ है एक बड़े भाई साहब हमने पढ़ा था, आज उसका अभ्यास कार्य हम कर लेते हैं। उम्मीद करूँगी आपने कुछ कार्य कर लिया होगा, देखा होगा, और आज समझाने से आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। तो ये है कक्षा 10 हिंदी पाठ बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब, तो इसमें पहला प्रश्न हम करते हैं, कथानायक की रुचि किन किन कार्यों में थी। तो कथानायक की रुचि पेज नंबर आप 56 पे अगर देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में, मेरा यानी लेखक का, कथानायक का। तो कथानायक की रुचि किन किन कामों में थी, खेलों में थी। कंकरियाँ उछालना, कागज की तितलियाँ उड़ाना, और कोई साथी मिल गया तो उसके साथ चारदीवारी पर, स्कूल की चारदीवारी पर चढ़कर फाटक पर सवार होकर मोटर कार का आनंद लेना, और वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सब भी हम लिख सकते हैं। ये खेलना, पतंग उड़ाना, इनमें रुचि थी। ओके। दूसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे। इसी पैराग्राफ में फर्स्ट 56 पेज पे, कहाँ थे। कभी गुस्से से और कभी प्यार से, यही सवाल पूछते थे, कहाँ थे। तीसरा प्रश्न है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। दूसरी बार जब छोटा भाई पास हो गया तो क्या हुआ, थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ गया। तो लगा कि भाई साहब अगर इस साल भी फेल हो जाएं तो मैं उनके क्लास में बराबर आ जाऊंगा। लेकिन ये नीच ख्याल उन्होंने अपने मन से निकाल दिया और अपने भाई के प्रति उनके मन में घोर श्रद्धा या दुख प्रकट हो गया कि उन्हें भी रोना आ गया जब उनके भाई रो रहे थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे, 5 साल बड़े। और वे कौन सी कक्षा में थे, 9वीं कक्षा में। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। तो फर्स्ट पेज पे लास्ट पैराग्राफ में देखिए आप, दिमाग को आराम देने के लिए एक ही शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते। कभी कभी एक शेर को सुंदर अक्षरों में लिखते, और कभी कभी कुछ इबारत लिख देते जो लाख पढ़ने पर भी समझ में नहीं आती थी, तो वो वाली। फिर नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के 25-30 शब्दों में उत्तर लिखेंगे। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। तो इसमें हम लिखेंगे पेज नंबर 56 में नीचे से पैराग्राफ है, टाइम टेबल बनाया तो उसमें खेल की मत तो बिल्कुल उड़ा दी। प्रातःकालीन 6 बजे से हाथ मुंह धोकर नाश्ता और पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 बजे तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब यानी गणित, मैथ। 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस, आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर। आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, कहीं दूर नहीं। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, ट्रांसलेशन करना, और 9 से 10 तक हिंदी, और 10 से 11 तक सभी सब्जेक्ट का रिवीजन, विविध विषय, और फिर विश्राम। तो ये टाइम टेबल था, लेकिन उसका पालन क्यों नहीं हो पाया। मैदान की हरियाली, मित्रों के साथ उछल कूद, हल्के हल्के हवा के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दाव घात, वॉलीबॉल की तेजी, और सब अपनी अनिवार्य रूप से उन्हें अपनी ओर खींच ले जाती थी, और तब टाइम टेबल की याद नहीं रहती थी। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। तो क्या हुआ, गुल्ली डंडा खेलने के बाद जब पहुंचे तो क्या हुआ, भाई साहब दूर से ही उन्होंने खरी खोटी सुनाई, डांटने का पूरा अवसर उन्हें मिल गया। तो पेज नंबर 57 पर लास्ट में आप देखेंगे
तो उन्होंने जैसे वो उन पर टूट पड़े, उन्होंने कहा कि इस साल पास हो गए तो तुम्हें दर्जे में अव्वल आ गए, तुम्हें दिमाग हो गया है, नहीं घमंड हो गया है। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इसके लिए उन्होंने रावण का उदाहरण दिया, शैतान का उदाहरण दिया, बताया कि किस तरीके से घमंड करने पर इनका बुरा हाल हुआ, तुम्हारा भी ऐसा ही होगा, इसलिए घमंड नहीं करो। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे? पढ़ने की सलाह देते थे। खेलकूद में ज़्यादा मन ना लगाए, खेले कूदे क्यों? क्योंकि उनका भविष्य उज्जवल बने, वो अच्छे बने। इसी कारण बड़े भाई भी नहीं खेल कूद में जाते थे। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? वो दबे पाँव खेलने के लिए जाने लगा, नया शौक चढ़ा गया कनकौवे उड़ाने का, और पूरा समय खेलकूद में भेंट होने लगा। बस इतना पढ़ते थे जितना स्कूल से टास्क मिलता था, क्लास में जलील ना होना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े, और खेलकूद में ज़्यादा समय देते थे। फिर है नीचे लॉन्ग आंसर 50 से 60 वर्ड्स में, भाई साहब की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? नहीं आता। क्यों? क्योंकि छोटे भाई का मन खेलने में ज़्यादा लगता था। अगर बड़े भाई साहब उन्हें ना डांटते तो वो सारा समय खेलने में लगा देते, और जो 1 घंटा भी पढ़ने बैठते थे वो भी ना पढ़ते और कक्षा में फेल हो जाते। अपने विचार प्रकट कीजिए कि यही विचार है कि हमें खेल कूदने के साथ साथ पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे भविष्य का प्रश्न है। और उनके तो माता पिता ने उन्हें छात्रावास में पढ़ने के लिए भेजा हुआ था, तो खुद उन्हें उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए बड़े भाई साहब हर समय पढ़ते ही रहते थे। तो इसलिए भाई साहब का छोटे भाई को समझाना, डांट फटकारना उचित ही है, क्योंकि अगर बड़े ना हो तो बच्चे अपनी मनमर्जी करें, क्योंकि उन्हें सही और गलत का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। इस पाठ में लेखक ने समुचित शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है, क्या आप उनसे सहमत हैं? हाँ, जैसे लेखक ने इसमें बताया हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, तो हम भारत के बारे में पढ़ें ज़्यादातर, है ना। इतने सारे इतिहास, हेनरी और चार्ल्स और ये सब, इनके नाम हमें क्यों रटवाए जाते हैं जिनका कोई हमारे लिए कोई उद्देश्य और कोई अर्थ भी नहीं है। भारत के इतिहास के बारे में जाने हम, और समय की पाबंदी, जैसे जो चीज़ कम शब्दों में कही जाती है उसे ज़्यादा समय में हम लिख के क्यों समय का अपव्यय करें। तो और एक प्रायोगिक शिक्षा या अनुभवी शिक्षा को भी ज़्यादा महत्व देना चाहिए। रटी रटाई शिक्षा प्रणाली पर व्यंग्य किया है। तो ये सब आधुनिक शिक्षा के तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है। एक व्यवहारिक शिक्षा पर भी बल देना चाहिए। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? उदाहरण के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से उदाहरण दिए बड़े भाई साहब ने। एक तो हेडमास्टर साहब का, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए थे, लेकिन घर का खर्च नहीं चला पाते थे, उनकी बूढ़ी माता ही घर का खर्च चलाती थी। और एक अपने माता पिता का, कि अगर मैं बीमार हो जाऊं तो छोटे भाई का हाथ पैर फूल जाए, उसे कुछ ना सूझे, और उसकी जगह अगर पिताजी हों तो मरीज को संभालेंगे, इलाज करेंगे। तो ये 2 चीज़ें। और खर्चे के बारे में, कि उन्हें तो खर्चे का बिल्कुल अनुभव नहीं है, और जितने पैसे पिताजी छात्रावास में उनके लिए भेजते थे, उतने पैसों में तो पिताजी ने घर गृहस्थी का, इतने बड़े परिवार का जिम्मेदारी से, नेक नियति से पूरा खर्च चलाया है। तो वो सब चीज़ें, उदाहरण हम इसमें लिख सकते हैं। अनुभव से ही जीवन में समझ आती है। छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? जब पतंग उड़ाते हुए सड़क पे पकड़ लिया था, बताया था कि तुम 8वीं जमात में आ गए और बाजारी लुंडों के साथ खेलते घूम रहे हो, और उन्होंने बताया कि तुम्हारे जैसे तो बड़ी बड़ी नौकरियों पे लग गए हैं, तुम अभी भी इनके साथ भाग रहे हो, तुम्हें अपनी पोजीशन का तो ख्याल करो, आत्मगौरव का तो कुछ ख्याल करो। फिर अनुभव की बातें बताई, और अंत में बताया कि मैं देखो तुम्हारे लिए ही मैं हर समय पढ़ता हूँ, क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं खेलूँ? अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं थप्पड़ का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये सब दलीलें सुनकर छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। अब स्वभावगत विशेषताएं में हम लिख सकते हैं कि अनुशासन प्रिय, कि अनुशासन में रहते थे, कोई भी काम अनुशासन से बाहर नहीं करते थे। उन्हें पता था कि वो छात्रावास में पढ़ने आए हैं, तो हर समय पढ़ते ही रहते थे। कोई भी काम ऐसा नहीं करते जिसमें किसी को भी विरोध या आपत्ति जताने का मौका मिले। फिर उपदेश देने में निपुण,
उपदेश कला में निपुण, ये भी हेडिंग दे देंगे हम कि उपदेश देने में निपुण थे, चतुर थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बांध कहते कि छोटा भाई उनके सामने नतमस्तक हो जाता था। जो भी उदाहरण देता था वो देते थे, वो बड़े सही देते थे। और फिर हम इसमें कह सकते हैं अध्ययनशील, हर समय पढ़ते रहते थे। इस तरीके से आप बड़े भाई के विषय में लिख के और ये तीनों हेडिंग देके इनके बाद 2-3 लाइनें लिख सकते हैं। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किससे और क्यों महत्वपूर्ण कहा? किसे कहा? अनुभव ज्ञान को। क्यों कहा? इसमें 2 उदाहरण जो मैंने ऊपर बताया, हेडमास्टर साहब या लेखक के खुद का, पिताजी का, तो उनमें से कोई भी हम लिख सकते हैं। फिर है बच्चों पाठ्य, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलते छोटे भाई अपने बड़े भाई साहब का आदर करता है? क्योंकि उनके सामने चुप रहता है, बिल्कुल भी बोलता नहीं है। फिर है भाई साहब की ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है, क्योंकि वो लेखक से 5 साल बड़े हैं। उन्होंने अपने पिताजी को देखा है कैसे उन्होंने संघर्ष किया है, और वैसा ही वो भी करते हैं। भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है, क्योंकि उनका मन, वो भी तो 14 ही साल के हैं, तो उनका मन भी खेलने को करता है, लेकिन फिर भी वो अपने मन की इच्छा को दबा कर रखते हैं। और जब पतंग उड़ रही थी तो पतंग लूट ली थी उन्होंने, तो इससे पता चलता है उनके मन में भी बच्चा है। भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं, क्योंकि उसे समझाते रहते हैं कि खेलकूद में वक्त ना गंवाए, पढ़े, अपनी पोजीशन का ख्याल रखे, उसका भला चाहते हैं, उनका शुभ चिंतक हैं वो। तो आशय स्पष्ट कर लेना है, इम्तहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। वास्तव में ये सही है कि एग्ज़ाम तो हम कैसे भी पास कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो उस चीज़ का, एक्सप्लेन कर सकें हम, वो ज़्यादा अच्छी बात है। बुद्धि का विकास होना चाहिए, बुद्धि बढ़नी चाहिए हर फील्ड में, तो ऑलराउंडर टाइप सर्वांगीण विकास हमारा होना चाहिए। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया में के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर पाता था। अर्थात जैसे संसार में मौत और विपत्ति, चाहे कितनी बड़ी बीमारी आ जाए, चाहे कोई मुसीबत आ जाए, तो भी हम उससे छुटकारा चाहना चाहते हैं कि मौत भी टल जाए। हमें पता है मृत्यु जीवन का सच है, और विपत्ति यानी गरीबी, दुख, कुछ भी मुसीबत, उसे भी दूर करने का उपाय करते हैं। और हम जीवन के जो मोह को छोड़ना नहीं चाहते कि जीवन बना रहे। तो उसी तरीके से छोटे भाई भी, चाहे बड़े भाई साहब कितना डांट फटकारते, डराते, लेकिन फिर भी वो खेल को नहीं भुला सकते थे। बुनियादी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने, ये शिक्षा के बारे में बड़े भाई साहब का मानना था। इसीलिए वो हर क्लास में ज़्यादा समय लगा देते। जहाँ ये सब छात्र 1 साल में कक्षा में पास हो जाते, वो कई साल लगा देते थे। आँख आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता हुआ पतन की ओर आ रहा था। पतंग आ रही थी, मानवीकरण है पतंग का। आकाश में चलती है ना पतंग, आकाशगामी यानी आकाश में चलने वाला, और पतन की ओर यानी धरती पर हिचकोले खाती हुई आ रही थी। जैसे कोई आत्मा मानो स्वर्ग से बेमन से धरती पर आ रही हो। ये मानवीकरण किया है लेखक ने, प्रेमचंद जी ने। विरक्त मन से, उदास मन से संस्कार ग्रहण करने के लिए आ रही हो कि कौन से शरीर में उसे प्रवेश करना है। अब आगे ग्रामर का भाषा अध्ययन आ गया बच्चों। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। नसीहत, नसीहत का क्या होता है? समझाना, नसीहत देना, समझाना। शिक्षा देना। नसीहत, समझाना, शिक्षा। रोष, क्रोध और गुस्सा। आज़ादी, स्वतंत्रता और आज़ादी, स्वतंत्रता एंड इसका होगा आज़ाद। आज़ादी यानी स्वतंत्रता और राजा, नृप, नरेश। ताज्जुब, आश्चर्य, हैरानी। आगे मुहावरों का प्रयोग करना है। सिर पर नंगी तलवार लटकना यानी खतरा सामने दिखाई देना।
आड़े हाथों हाथ लेना यानी खरी खोटी बिल्कुल एकदम गुस्सा हो जाना और बुरी भला कहना। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी निशाना लग जाना, ऐसे ही तुक्का चल जाना। लोहे के चने चबाना, बहुत मेहनत करना। दांतों पसीना आना, घबरा जाना। ऐरा गहरा नत्थु खैरा, ऐसे ही कोई साधारण आदमी। तो इनके वाक्य में प्रयोग करने हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव देशी आगत शब्दों को दिए गए उदाहरणों के आधार पर छाटिए। तत्सम तद्भव देशज। तत्सम होते हैं शुद्ध संस्कृत के शब्द जो हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। तद्भव होते हैं आम बोलचाल के शब्द, और देशज होते हैं जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, हमारी क्षेत्रीय भाषा जो हमारे देश की भाषा। और आगत होते हैं जैसे अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। अब जन्म सिद्ध, जन्म सिद्ध क्या है? तत्सम शब्द है। आँख तद्भव है। देशज दाल भात। पोजीशन आगत शब्द, अंग्रेजी का शब्द है। फजीहत ये भी आगत शब्द है क्योंकि ये भी उर्दू से आया है। तालीम शिक्षा, तालीम आगत शब्द है। जल्दबाजी भी आगत शब्द है बच्चों। पुख्ता ये भी आगत है। हाशिया, हाशिया मार्जिन जिसे हम कहते हैं। चेष्टा ये तत्सम शब्द है। जमात आगत शब्द है। हर्फ अक्षर आगत। सुक्ति बाण तत्सम शब्द। जानलेवा तद्भव। आँख फोड़ तद्भव। घुड़की तद्भव। आधिपत्य तत्सम। पन्ना पन्ना तद्भव। मेला तमाशा तद्भव। मसलन आगत। स्पेशल आगत। स्कीम आगत क्योंकि उर्दू या अंग्रेजी के शब्द है। फटकार तद्भव। प्रातःकाल तत्सम। विद्वान तत्सम। निपुण तत्सम। भाई साहब तद्भव। अवहेलना तत्सम। टाइम टेबल आगत। ये ऐसे शब्द हैं बच्चों, वैसे ये आएंगे नहीं एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या होती है? जिसमें क्रिया के प्रयोग की अपेक्षा कर्म के प्रयोग की अपेक्षा होती है। क्रिया में कर्म के प्रयोग पर ज़्यादा बल दिया जाए। जैसे राम पढ़ता है, ये हो गया अकर्मक। राम करता हो गया और पढ़ता है क्रिया हो गया। लेकिन राम पुस्तक को पढ़ता है तो ये हो गया सकर्मक, क्योंकि यहाँ पुस्तक कर्म आ गई है। तो ये अकर्मक और सकर्मक क्रिया है बच्चों। एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने हैं। विचार वैचारिक। इतिहास ऐतिहासिक। संसार सांसारिक। दिन दैनिक। नीति नैतिक। प्रयोग प्रायोगिक। आधिकारिक। तो ये आपकी इसका अभ्यास कार्य था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो